नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे। आज का जो ओपेड एनालिसिस है वो काफ़ी शानदार है, थोड़ा सा डिफरेंट है। क्यों? क्योंकि उसमें हम थोड़ा सा स्टैटिक और करंट अफेयर्स का पोर्शन काफ़ी ज़्यादा आएगा, ओवरलैप होगा। ठीक है, तो मैं आपको बता देता हूँ क्या है। उससे पहले ये जो हम डेली अपना फॉलो करते हैं टू डू लिस्ट, पूरे वीडियो के थ्रू ये हम पूरा प्रोसेस अचीव करेंगे। ठीक है, तो आइए हम न्यूज़पेपर पे चलते हैं। द ग्रेट जियो पॉलिटिकल रीसेट, ये इंडियन एक्सप्रेस का आर्टिकल है और दूसरा आर्टिकल है हमारे द मार्क्सिस्ट फॉर आवर टाइम्स। ठीक है, द ग्रेट जियो पॉलिटिकल रीसेट में ये कहा गया है कि जितने भी दुनिया में युद्ध हुए हैं, सिविल वॉर्स हुए हैं, ठीक है, इन्वेजन्स हुए हैं, ठीक है, टेरिटोरियल इन्वेजन्स, तो इनके क्या कॉन्सिक्वेंसेस रहे हैं आगे चल के। जो जियो पॉलिटिकल मुद्दा है, लैंड बाउंड्री से रिलेटेड मुद्दा है, टेरिटोरियल से रिलेटेड मुद्दा है, उसमें क्या डिफरेंसेस आए हैं। चाहे वो सेकेंड वर्ल्ड वॉर हो गया, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हो गया, नेपोलियन वाला वॉर हो गया जो नेपोलियन हारे थे, फ्रेंच रेवोल्यूशन हो गया, उनके क्या कॉन्सिक्वेंसेस थे। और अभी रशिया और यूक्रेन क्राइसिस में अगर ये वॉर होती है, नहीं होती है, क्या कॉन्सिक्वेंसेस होंगे। अच्छा आर्टिकल है, 3-4 पॉइंट्स हैं, समझ लीजिएगा। मार्क्स को क्यों याद किया जा रहा है यहां पे बहुत इंपॉर्टेंट है। उनके आइडियोलॉजी को, उनके प्रिंसिपल्स को हम जरा सा समझेंगे एक बहुत ही मॉडर्न तरीके में। ओके, सो स्टे ट्यून्ड। उससे पहले हम चलते हैं हमारे कोट ऑफ द डे में। कोट ऑफ द डे क्या कहता है? कोट ऑफ द डे कहता है कि मनुष्य का, इंसान का सबसे बड़ा ऑब्स्टिकल, सबसे बड़ा चैलेंज क्या है? उसके खुद का डर, उसके खुद का जो सोचने की उसकी प्रक्रिया है, उसके खुद का डाउट सबसे बड़ा डर है। अगर आपको अपने सपनों को साकार करना है, इफ यू वांट टू अचीव एंड लिव इन योर ड्रीम्स, लिव फॉर योर ड्रीम्स, देन गेट अप एंड यू हैव टू फाइट फॉर इट। आपको खुद ही ये डाउट अपने मन से निकालना होगा, आपको खुद ही अकेले चलना होगा। जरूरी नहीं जो झुंड में चल रहे हैं वो सही हैं, गलत रास्ते पे बहुत लोग चलते हैं। आपको अपना रास्ता खुद बनाना होगा। ये जंग है जमीन की नहीं, ये जंग है आपकी, इसकी। ये एक बैटल ग्राउंड है पूरा। आपको इंश्योर करना होगा दैट यू हैव टू क्लीन अप योर माइंडसेट टू अचीव दिस गोल। व्हाट गोल? टू क्रैक यूपीएससी। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं इसमें। ये है हमारा आज का वोकैबुलरी टर्म ऑफ द डे। टूअर डिफोर्स क्या होता है और रेकॉन्टे क्या होता है? बेसिकली ये इसका एग्जांपल भी दे रखा है मैंने। टूअर डिफोर्स कोई भी ऐसी परफॉर्मेंस या अचीवमेंट जो कि आपको एक बहुत ही स्किल्ड पर्सन बनाए, लाइक अकम्प्लिश हो गए आप। ठीक है, टूअर डिफोर्स दैट हैज बीन अकम्प्लिश्ड और मैनेज विद ग्रेट स्किल। रेकॉन्टे का मतलब होता है पर्सन हु इज स्किल्ड एट टेलिंग स्टोरीज इन अ फनी एंड इंटरेस्टिंग वे। ये स्टोरीज से रिलेटेड है और ये टूअर डिफोर्स में वेरियस स्किल्स आ जाएंगे। ठीक है, डॉक्टर्स हो गए, आप हो गए, पब्लिक स्पीकर हो गए, कोई भी हो गया जो कि स्पेशलाइज्ड है उस स्किल में। ठीक है, ये 2 टर्म है हमारे आज के। तो ये बच्चों ने कुछ कमेंट करके मुझे मेंशन किया था, जो हमारा कल का वीडियो था, और उसमें मिसाइल से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन मैंने पूछे थे जिसका मैंने रिप्लाई भी किया है इनको। यू गाइज आर एब्सोल्युटली राइट एंड प्रमिला को मैंने जवाब दे दिया है। हर्षमीत, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, गुड। 1 2 3 गुड, दिस इज ऑल। जो मैंने 2 MCQ दिए थे उसके सही जवाब आपने दिए हैं हर्षमीत। और संकेत गोयल, ठीक है ठीक है। अच्छा, पूजा और सिंधु, इन दोनों लोगों का व्हाट दे हैव बीन आस्किंग फॉर टू अपलोड दीज वीडियोज इन इंग्लिश। सी, पूजा एंड सिंधु, वी हैव बीन टॉकिंग ऑन दिस चैनल इन बोथ लैंग्वेजेस, Hindi and English. Okay, that's not as such that we are specifically focusing on Hindi or maybe a typical Hindi. No, a Hindi which has been very prevalent and Hindi which has been very widely used across India. Okay, it's basic and layman language of Hindi. Okay, and simultaneously we are using the same layman language of English as well, so that each aspirant who is trying to give this UPSC exam, he may or she may understood about these such basic concepts. Okay, so we are just simplifying things. Okay, and we are wanted to cater the larger audience so that good number of students will get benefit from our initiative. Okay, so I would request you stay connected with us. Our PDFs, they are into English, and I'm speaking in front of you in English. So okay, so yeah, I mean, just stay connected. Okay, also try to write and upload questions. See, these guys are writing questions here. Okay, so
Nitesh, what he has written about welfare state. So Nitesh, I have read your answer. So basically, what you could have done, you could have add articles or maybe the part of the constitution in which this is enshrined, which is welfare state. ठीक है? And then body में you have written right. The body you can define it more. Challenges में ऑक्सफैम की रिपोर्ट आपने ली है एंड देन उसकी ले सकते थे फ्यू एक रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन है ना स्विट्जरलैंड में, वहां पे जो इंडिपेंडेंट है, रिसेंटली डेमोक्रेसी के ऊपर इसने लिखा था, ठीक है, वो अनएम्प्लॉयमेंट एंड माइग्रेशन के ऊपर भी काफ़ी ज़्यादा रिपोर्ट्स निकाली थी, मेरे ख्याल से लगभग 64-65 कंट्रीज हैं की रिपोर्ट निकाली थी उसमें, तो यू कैन गेट दैट लिंक एज वेल. ओके, India faces many challenges in becoming welfare state in a true sense. However, direction of Ayushman Bharat, Bharatmala, ठीक है, आप कर सकते हो इसमें, ठीक है. सो द आंसर इज इनकम्प्लीट, यू हैव टू कंप्लीट इट. आप अपना लिख लीजिएगा. इनफैक्ट जो हमारा कम्युनिटी का ग्रुप है उसमें आप आराम से यहाँ पे आप पोस्ट कर सकते हैं जैसे नेहा ने किया है. अच्छा नेहा, मैंने आपका आंसर पढ़ लिया है यार. मैं अभी ना ग्रुप में जो हमारा कम्युनिटी ग्रुप है उस पर मैं वॉइस रिकॉर्डिंग डाल दूंगा. दैट इज गुड, आई मीन कन्वीनियंट फॉर मी. वॉइस रिकॉर्डिंग में उस पर पोस्ट कर दूंगा. ओके, ये फाइंडिंग एकलव्य है. सो दोज हु आर प्रिपेयरिंग फॉर 2023 दोस्तों, ठीक है, आई वुड सीरियसली रिकमेंड यू टू ज्वाइन दिस टेस्ट. अगला टेस्ट इसका 20 मार्च को है एंड गिव दिस टेस्ट. ओके, इसका शायद हमारी टीम ने 100 कर दिया है मेरे हिसाब से. टॉप 100 पीपल विल गेट into here. Okay, if not 100 then 50. So करिएगा. 60% स्कॉलरशिप है एंड ऑफ कोर्स देन वी विल बी इन टच एज इन डेली बेसिस पे. ओके, निकालो प्रीलिम्स की वीडियोस आप देख रहे होंगे, राइट? उसके बाद प्रेस द बेल आइकॉन, अभी प्रेस कर लीजिए, ठीक है. ये हमारे कुछ वीडियोस हैं कल जो निकले थे, उसको आप देख सकते हैं. दे आर इंपॉर्टेंट विथ रेफरेंस टू द करंट एंड स्टैटिक पोर्शन. एंड प्लीज हिट द सब्सक्राइब बटन, लाइक करिए, शेयर करिए, बेल आइकन को दबाइए और आगे बढ़िए. आज का ये आर्टिकल शुरू करते हैं. लेट प्रोफेसर एजाज अहमद. लेट क्यों है? क्योंकि हाल ही में इनका निधन हो गया, ये गुजर चुके हैं. 9 मार्च 2022 को ग्रेट फिलोसोफर जो कहा जाता है ही वॉज द मार्क्सिस्ट ऑफ आवर टाइम्स. जब मार्क्स का नाम ले लिया जाता है तो सारे चक्षु खुल जाते हैं, बहुत सारे एलिमेंट्स निकल के आ जाते हैं, ठीक है. वो हैव्स हैव नॉट्स आ जाता है, वो कैपिटलिज्म, कम्युनिज्म, वो फेमिनिज्म, बहुत सारी ऐसी चीजें जो निकल के आती हैं. सब में हम नहीं जाएंगे, हम स्पेसिफिकली व्हाट ही वॉज इनटू वी विल टॉक अबाउट इट. ओके, सो पहला ये था कि भाई जो एजाज अहमद साहब हैं 9 मार्च 2022 को गुजर गए थे एंड ही was truly an outstanding Marxist thinker of our times. ठीक है, he was what can be only described as a classical Marxist. ठीक है, अब सबको पता होगा classical Marxist की क्या theory थी. Who strongly resist to import what he considered to be alien and incompatible with the concept of Marxist. Alienalism और alienation की theory आपको पता होगी. In the name of making it more realistic, thereby creating electric admixtures. ठीक है, सो काफी बहुत प्रख्यात स्कॉलर रहे हैं ये, ठीक है, बहुत बड़े स्कॉलर रहे हैं. ही वॉज इन टू मेनी डिसिप्लिन्स लाइक लिटरेचर, लिटरेरी क्रिटिसिज्म, हिस्ट्री, फिलोसफी, पॉलिटिक्स, बहुत. सो यूपीएससी एस्पिरेंट होने के नाते दोस्तों हमें इन लोगों को ऑब्जर्व करना, इन लोगों को रीड करना बहुत इंपॉर्टेंट है. इनफैक्ट वी कैन कोट दीज पीपल इन आवर मेन्स आंसर. जब भी हम मार्क्स के बारे में लिखेंगे तो यही तो होता है ना, ब्लेंड स्टैटिक पोर्शन का, करंट अफेयर्स का, ठीक है. जब आप मार्क्स के बारे में लिखोगे किसी आंसर में तो उसमें यह भी लिख लेना कि रिसेंटली द सडन डेमाइस ऑफ प्रोफेसर एजाज अहमद हैज लेड टू डा 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 डा, ऐसे करके आप मेंशन कर देना. ये हो गया आपका. और जो एग्जामिनर आपकी कॉपी चेक कर रहे हैं यार, उनको तो डेफिनेटली ये ऑफ कोर्स पता होगा ये सारी चीजें. अंडरस्टूड, समझ में आया? दैट इज हाउ यू कैन ऐड एंड मेक थिंग्स अनकन्वेंशनल. थोड़ा सा मजा आ जाता है आंसर में, तो मतलब ट्विस्ट आ जाता है, ठीक है. बेसिकली इनका जन्म यूपी में हुआ था दोस्तों, ठीक है. पार्टीशन से पहले 1941 में ये उत्तर प्रदेश में पैदा हुए थे, लेकिन पार्टीशन के बाद
सिंस मुस्लिम थे तो पार्टीशन के बाद पूरी फैमिली इनकी पाकिस्तान शिफ्ट हो गई थी, ठीक है। लेकिन अब जहां जो सरजमी थी इनकी, जहां पे ये पैदा हुए थे, वो उनको उसको कैसे भुला सकते थे। कई सालों बाद जब वो यहाँ आए भारत में, उसके बाद फिर इन्होंने, बहुत लोगों ने इनको मान सम्मान दिया भारत में। दुर्भाग्य ये था कि पार्टीशन की वजह से इनको जाना पड़ा वहाँ पे, इस वजह से ये पाकिस्तान के नेशनलिस्ट थे, भारत के नहीं थे, ठीक है। वीज़ा पे वीज़ा, वीज़ा पे वीज़ा पे ये सर्वाइव करते थे भारत में। और पार्टीशन नहीं रहता तो बहुत से ऐसे ऐसे लोग थे जो इधर से उधर चले गए। खैर, लेकिन इनके कुछ बहुत सारे टीवी इंटरव्यूज में भी आते थे, कोई भी चीज़ ऐसी नहीं थी कि ये मना करते थे। तुरंत डिबेट करना, तुरंत किसी इंटरव्यू को अपनी आवाज़ देना, बहुत ही उच्च ख्यालों के व्यक्ति थे, ठीक है। ही वॉज ऑल्सो एक्सेप्टेड द ऑफर ऑफ द चेयर इन कंपेरेटिव लिटरेचर एट द यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया। ये बहुत बड़ी उपाधि, बहुत बड़ी उपलब्धि होती है। इससे पहले किसको दिया गया था? एक फ्रेंच फिलोसोफर थे, जैक्स डेरिडा, ठीक है। ये आई थिंक इन्होंने एक फिलोसफी थी डीकंस्ट्रक्शन की, ठीक है। सोशियोलॉजी में इसका महत्व तो थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है इनका, जैक्स डेरिडा का, नॉट डायरेक्टली, इनडायरेक्टली, ठीक है। फिलोसफी ऑफ डीकंस्ट्रक्शन एंड पोस्ट स्ट्रक्चरलिज्म वाले थॉट्स इस इनके थे, इनके भी थे। पोस्ट स्ट्रक्चरलिज्म वो भी हम समझेंगे, ठीक है। सो बेसिकली ये क्या बात करते हैं यहां पे? ये बात कर रहे हैं कि एजाज अहमद वॉज टोटली इनटू ए यूनिक पोजीशन, ठीक है। ही वॉज वेल इंटेलेक्चुअल, वेस्टर्न्स लोगों के काफी ज्यादा करीब में रहे थे, और ही वॉज प्रोमिनेंटली डिस्कसिंग अबाउट फ्यू थिंग्स। क्या? पोस्ट मार्क्सिस्ट, पोस्ट मॉडर्न टाइम्स, पोस्ट कॉलोनियल, ठीक है। कुछ ऐसी चीजें हैं जो कि सोसाइटी को इन्फ्लुएंस करती हैं, थोड़ा अलग सोचने के लिए, थोड़ा नया सोचने के लिए, ठीक। जो जवाहरलाल नेहरू जो म्यूजियम इन दिल्ली है, वहाँ पे एज अ फेलो का ये स्टेंट गुजारे थे, जहाँ पे इन्होंने अपनी किताब भी लिखी थी, इन थियरी, ठीक है। और इन्होंने ये भी लिखा था कि भाई द डिमाइस ऑफ सोवियत यूनियन एंड द एंड ऑफ कोल्ड वॉर हैड ब्रॉट द यूएस हेगेमोनिक इन्फ्लुएंस इन ऑल द स्फीयर्स एंड कल्चरल, ठीक है। यूएसएसआर और कोल्ड वॉर जैसे ही सोवियत यूनियन कोलैप्स हुआ तो भारत ने, मतलब भारत के पूरा विश्व यूएस की तरफ बढ़ता गया। क्यों? क्योंकि लिबरलाइजेशन, न्यू लिबरलाइजेशन, पोस्ट लिबरलाइजेशन वाली पॉलिसीज वहाँ पे आ रही थी। मर्केंटाइलिज्म, वो ध्यान शब्द याद रखिएगा, मर्केंटाइलिज्म। हालांकि यूएस उतना नहीं करता है ये, लेकिन चाइना बहुत ज़्यादा ये करता है। इसका क्या मतलब होता है मर्केंटाइलिज्म का? मतलब कि इंपोर्ट जो है, सामान भेजना, ठीक है, सॉरी एक्सपोर्ट करना, ये कम कर देना होता है। और हम जो बेसिकली जो सामान हम भेजते हैं कंट्री से, उसमें चाइना को अपना, मतलब जो भी कंट्रीज हैं मर्केंटाइलिज्म में, तो अपनी जो आत्मनिर्भर वाली जो चीज़ है, ठीक है, जो कंस्ट्रक्शन है, जो हम मैन्युफैक्चर कर रहे हैं, उसको अपने होम के लिए, घर के लिए बचाना, अपने कंट्री के लिए बचाना, ठीक है, उसको हम नहीं करेंगे एक्सपोर्ट, बाकी इंपोर्ट हम करेंगे। तो एक्सपोर्ट कम करना और इंपोर्ट ज़्यादा करना, ये था, ठीक है। फॉर एजाज मार्क्सिस्ट थियरी वॉज नेवर अ स्टैटिक, ही वॉज बिलीव्ड एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। उनका ये कहना था कि भाई चाहे वो हिंदुत्व का प्रोजेक्ट हो, चाहे वो मार्क्स का प्रोजेक्ट हो, कोई भी विचारधारा हो, हमें उस विचारधारा को बहुत बारीकी से समझना पड़ेगा और हर टाइम हमें एक दूसरे एंगल के साथ इसको देखना पड़ेगा। कोई भी विचारधारा कोई स्टैटिक नहीं रहती है, कोई भी विचारधारा एक पॉइंट तक सीमित नहीं रहती है। वी कैन हैव अ बेटर एंड गुड अंडरस्टैंडिंग ऑफ ऑल दीज थिंग्स, ठीक है। ये है पोस्ट मॉडर्निज्म, पोस्ट स्ट्रक्चरलिज्म, पोस्ट कॉलोनियलिज्म, पोस्ट मार्क्सिस्ट। अब ये क्या होता है, इसको ध्यान से सुनिएगा। सी पोस्ट मॉडर्निज्म, सी पोस्ट मॉडर्निज्म, मॉडर्निज्म का मतलब ये है टोटली हम ये वाले फॉर्म में चले गए हैं, साइंस एंड टेक वाले में। मतलब कि हम कोई भी बात करेंगे, हम कोई भी बात करेंगे तो तथ्य और तर्कों के साथ, विद द फैक्ट एंड फिगर्स वी विल टॉक अबाउट, वी वोंट टॉक अबाउट नॉनसेंस, ठीक है। क्यों? क्योंकि बहुत सारे ऐसे मिथ्स हैं, बहुत सारे ऐसे रिलीजियस ट्रेडिशंस हैं जो कि हमें परसुएट करती हैं, जो कि हमें इन्फ्लुएंस करती हैं बिना फैक्ट्स एंड फिगर्स के चीज़ों को करना, ठीक है। मॉडर्नाइजेशन वो टाइम आया था जहाँ पे हमने कल्चरल वैल्यूज़, कल्चरल को और फिर रेस को, जो ट्रेडिशन को, उसको हमें थोड़ा सा रिवाइव करना शुरू किया था, ठीक है। सो मॉडर्नाइजेशन, पोस्ट मॉडर्नाइजेशन का मतलब कि वो लोग जो इंडिविजुअल ट्रुथ को ज़्यादा महत्व देते हैं, एंड दे स्टे अवे फ्रॉम मिस इन्फॉर्मेशन या डिस इन्फॉर्मेशन, ठीक है।
और मे बी इंफॉर्मेशन विच इज कन्फाइंड टू ओनली कल्चर्स, रेस एंड ट्रेडिशंस, ठीक है। तो पूरे तथ्य और तर्कों के साथ ये बात करते हैं। दूसरा ये है कि टाइप ऑफ थॉट्स दैट डज नॉट बिलीव इन फ्लूइड, अनचेंजिंग, चेंजिंग स्पेसिफिक सर्टेन प्रिंसिपल्स, ठीक है। कुछ ऐसे के कुछ इसके एग्जाम्पल हैं, जैसे कि फेमिनिज्म, सोशलिज्म, साइंटोलॉजी, ठीक है। सो फेमिनिज्म ये एक नारीवाद का मतलब ये नहीं है कि सिर्फ और सिर्फ विमेन के फेवर में चीज़ें हों, नहीं। जो अधिकार पुरुषों से ले लिया गया और जो अधिकार महिलाओं से लेके पुरुष को दिया गया और जिनकी महिलाएं अधिकारिक थीं, वो चीज़, वो इक्विटी बनी रहे, इक्वालिटी बनी रहे, दैट इज ऑल अबाउट फेमिनिज्म टॉक्स अबाउट, ओके। सोशलिज्म मतलब समाजवाद, ठीक है, इक्वालिटी की बात करता है, समानता की बात करता है। साइंटोलॉजी इज बेसिकली साइंटिफिक अफेक्ट्स ऑफ फ्यू कल्चरल बिलीव, ठीक है। अगर मैं कह रहा हूं जैसे कोरोना टाइम में लोग गौमूत्र पी रहे थे, ठीक है, कोरोना टाइम में जो गोबर उपले लगा रहे थे, तो नहीं, प्रूवन नहीं था वो, हाँ, सिर्फ आप मानते हैं कि धार्मिक है, गाय है, पूजा करते हैं, इसका मतलब ये नहीं कि आप कुछ भी उसका करने लगेंगे, राइट। सो पोस्ट मॉडर्निज्म ऐसे खुल के आया था। पोस्ट स्ट्रक्चरलिज्म का सबसे बढ़िया एग्जांपल आप ह्यूमन बॉडी से ले सकते हैं। आपकी ह्यूमन बॉडी में यू गॉट वेरियस ऑर्गन्स, राइट। अंदर के जो इंटरनल ऑर्गन्स है, किडनी, लिवर, हार्ट, पैनक्रियाज, ढेर सारे ये सब ऑर्गन्स हैं। ऊपर ये सारे लेग्स, फेस, ये आर्म्स, ठीक है, रिस्ट, ये सारे ऑर्गन्स हैं, ठीक है, हमारे बॉडी के। वैसे ही सोसाइटी के ऑर्गन्स क्या होते हैं? सोसाइटी के ऑर्गन्स होते हैं, एक तो है आपका धर्म ही है, रिलीजन है, ठीक है, दूसरी फैमिली है, तीसरा किनशिप है। बहुत सारे ऐसी चीज़ें आप मिला सकते हैं सोसाइटी, जो मिल के एक सोसाइटी बनती है, ठीक है। पोस्ट स्ट्रक्चरलिज्म में ये बात कही गई है कि focusing on something very very specific things, okay, other than the normal structuralism, ठीक है। तो ये मामला लेट 1960s के बाद शुरू होता है, जब स्ट्रक्चरलिज्म का फैशन चला गया था, ठीक है, which talks about everything having its part, structure in society and it's interrelated to each other, ठीक है। तो पोस्ट स्ट्रक्चरलिज्म का मतलब यही होता है कि आप किसी भी इंडिविजुअल के स्पेसिफिक चीज़ों को आप ध्यान से ऑब्जर्व कर रहे हैं, ठीक है। जैसे कि अगर फैमिली किनशिप हो गया, ठीक है, तो हम उसके ऊपर एक पूरी की पूरी डेफिनेशन है, उसके ऊपर बुक है, उसके ऊपर सारी चीज़ें आएंगी, ठीक है। इट्स नॉट अबाउट दैट वी आर फोकसिंग ऑन समथिंग विच इज़ वेरी स्टैटिक, ओके। वी हैव टू रिवाइव एंड कीप इम्प्लीमेंटिंग, कीप अपडेटिंग आवर सेल्फ, ओके। सो इससे रिलेटेड कौन से फिलोसोफर्स रहे हैं वो मुझे बता दीजिएगा, अगर आपको लगता है थिंकर्स, फेमस फिलोसोफर। पोस्ट मॉडर्निज्म से रिलेटेड कौन रहे हैं ये बता दीजिएगा, ठीक है। अब पोस्ट कोलोनियलिज्म, इसको समझ लेते हैं। कोलोनियलिज्म तो आपको पता ही होगा, ठीक है, जहाँ पे यूरोप की कॉलोनीज ने दूसरे कंट्रीज को जो उनसे थोड़ी सी कमज़ोर थी उनको स्लेव बना रखा था, ठीक है। सो पोस्ट कोलोनियलिज्म क्या हुआ? इसमें क्या होता, जितनी भी इकोनॉमीज थी, ठीक है, जैसे इंडिया थी, पाकिस्तान थी, और भी कई कंट्रीज थी जो कि स्लेव थी, जो कि यूरोप कंट्रीज ने उन्होंने ऐसा बना रखा था कि बेसिकली पोस्ट इंडस्ट्रियलाइजेशन, जब फ्रेंच रिवॉल्यूशन हुआ तो उसके बाद इंडस्ट्रियलाइजेशन की स्थापना हुई, ढेर सारी इंडस्ट्रीज स्टैब्लिश हुई। उन इंडस्ट्रीज को रन करने के लिए जो रॉ मटेरियल्स यूज करना था, वो कहाँ से आया? वो इन्हीं कंट्रीज से आया, जैसे इंडिया हो गई, पाकिस्तान हो गई, आसपास की जो कंट्रीज हो गई, इन कंट्रीज से रॉ मटेरियल्स आया। तो इन कंट्रीज के रॉ मटेरियल्स को लाने के लिए भाई कॉलोनी बनानी पड़ती है, तो कॉलोनी बनी। तो यहाँ पे पोस्ट कॉलोनियलिज्म का क्या बात थी? मतलब कि जो भी आफ्टर इफेक्ट्स आए कॉलोनियलिज्म के, भारत गरीब हो गया, ठीक है, यूरोप अमीर हो गया, पाकिस्तान भारत डिवाइड हो गया, ये कुछ ऐसी चीजें हैं जो कि हम पोस्ट कॉलोनियलिज्म में रेफर कर सकते हैं, एक डेवलपमेंट के स्टाइल में, एडमिनिस्ट्रेशन के स्टाइल में, ठीक। अब पोस्ट मार्क्सिस्ट क्या है? मार्क्सिस्ट की एक सिंपल सी शुरुआत में जो थियरी थी वो यही थी कि भाई क्लास स्ट्रगल को डिफाइन किया जाए, ठीक है। जो कॉमन मैन है, जो कि ओप्रेस्ड ग्रुप है, जो कि हैव्स और हैव नॉट्स हैं, हैव्स के पास सारी पूज्य संपत्ति वगैरह है, सब कुछ कर सकते हैं, हैव नॉट्स के बाद कुछ नहीं है, स्लेव हैं, वो मिल में वर्कर्स हैं, काम करते हैं, जिनके पास सोशल सिक्योरिटी नहीं है, जिनके पास कोई अपॉर्चुनिटी नहीं है। तो इन मामलों से उठ के पोस्ट मार्क्सिज्म और भी चीज़ों में देखने को मिला, और ऐसे ही कुछ फिलोसोफर्स, ऐसे ही कुछ
प्रोफेसर्स इसको प्रमोट करते हैं, क्या? पोस्ट मॉडर्नाइजेशन, पोस्ट स्ट्रक्चरलिज्म, पोस्ट कॉलोनियलिज्म, पोस्ट मार्क्सिस्ट, जैसे कि रिवील्स द सेक्सुअल, रेशियल, क्लास, एथनिक डिवीजन ऑफ मॉडर्न वेस्टर्न सोसाइटी, नॉट ओनली बेस्ड ऑन क्लास, इट हैज बीन डिफरेंशिएटेड, बट बेस्ड ऑन रेस, बेस्ड ऑन सेक्स, बेस्ड ऑन क्लास, बेस्ड ऑन एथनिसिटी, ठीक है, बेस्ड ऑन इनकम, इट हैज बीन डिफरेंशिएटेड। ठीक है, समझ में आ गई ये बात? सो आई वुड रिक्वेस्ट यू कि आप इन चारों का जो भी आपको लगता है कि फेमस पॉलिटिकल थिंकर्स हैं, फेमस फिलोसोफर्स हैं, वो आप कोट करके बता सकते हैं। दैट वुड बी इजी फॉर यू एज वेल, ओके, टू रिकॉल थिंग्स। आइए, हमारी अगली न्यूज है ग्रेट पॉलिटिकल जियो पॉलिटिकल रीसेट। ठीक है, ये लिया गया है जो रशिया यूक्रेन का क्राइसिस चल रहा है उसके बैकड्रॉप में, और ये इशू समझाया जा रहा है। यहां पे ये बताया जा रहा है कि जब भी वॉर्स हुई हैं, ठीक है, जब भी वॉर हुई हैं, बहुत बड़ा सिग्निफिकेंट कॉन्सिक्वेंसेस पूरे वर्ल्ड को फेस करना पड़ा है। ठीक है, चाहे वो भारत पाकिस्तान के बारे में हो, चाहे वो भारत चाइना के बारे में हो, चाहे वो इजराइल और लेबनान के बारे में हो, चाहे वो सऊदी अरेबिया और यमन के बारे में हो, चाहे वो यूनाइटेड स्टेट या इराक के बारे में हो, जब भी ये सारी चीज़ें, ये वॉर हुई हैं, ये जंग हुई हैं, जियोपॉलिटिकल जो मुद्दा है, जो बाउंड्रीज हैं, वो रीसेट हुई हैं। ठीक है, लोगों की जो इंटरनेशनल रिलेशंस हैं, एक दूसरे के साथ टाई अप्स हैं, बायलैटरल टाइज हैं, वो सब अपडेट हुई हैं, रीसेट हुई हैं। ठीक है, इसी का कुछ एग्जाम्पल हम यहां समझेंगे। सो फर्स्ट हम एग्जाम्पल यहां समझते हैं कि सिग्निफिकेंस कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ इंटरनल पॉलिटिक्स ऑफ कॉम्बैटेंट नेशन। 1971 में जब भारत पाकिस्तान के बीच युद्ध हुआ था, तब जाके क्या हुआ था? बांग्लादेश हुआ था। तो ना, बधाई हो, बांग्लादेश हुआ है। ठीक है, सो भारत पाकिस्तान के इस युद्ध में क्या निकला? बांग्लादेश निकला। ठीक है, ये एक बहुत ही पॉजिटिव स्टेप था, क्योंकि बांग्लादेश वो अपनी एथनिसिटी को, अपने कल्चर को ड्राइव करना चाहता था, लेकिन कहीं ना कहीं ये जो पाकिस्तान उस साइड बैठा था, उसको प्रॉब्लम हो रही थी इससे। तो अच्छी बात हुई कि वो डिवाइड हो गया। ठीक है, हालांकि इसमें रशिया का भी रोल था, काफ़ी रोल था। ठीक है, रशिया ने यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में वीटो एब्सटेन कर, अपना वोट एब्सटेन कर लिया था, इंडिया को सपोर्ट किया था इनडायरेक्टली, और तब इंडिया ने इस पे भाई हमला किया था। ठीक है, इनफैक्ट जब वॉर हारी, ठीक है, जब पाकिस्तान ने बांग्लादेश को हार गया, तो 1973 में वहां पे एक डेमोक्रेटाइजिंग नेशन का एक कॉन्सेप्ट चला। ठीक है, लेकिन वो आर्मी ने डोमिनेट किया था। तो पाकिस्तान के जो उस टाइम पे जनरल थे, जियाउल हक, एक्चुअली उन्होंने जुल्फिकार अली भुट्टो जो कि प्राइम मिनिस्टर थे, उनको एग्जीक्यूट करवाने के चक्कर में 1979 में एग्जीक्यूट हुए वो। सो बेसिकली एक आर्मी रूल कर रही थी पाकिस्तान में। ठीक है, 1971 की वॉर के बाद कुछ चेंजेस आए वहां पे, और आर्मी डोमिनेट हो गई वहां के पॉपुलेशन पे, जिसकी वजह से ये जनरल जियाउल हक की ही देन है कि पाकिस्तान न्यूक्लियर के मामले में थोड़ी बराबरी करता है। कहां पे? एशियन कंट्रीज में थोड़ा सा लेवल है उसका भी न्यूक्लियर के मामले में। ये तब डिसाइड हुआ था, कब? जब जियाउल हक थे, जब उन्होंने अपने आर्मी की कमान संभाली थी। ठीक है, न्यूक्लियर वेपन प्रोग्राम न्यूट्रलाइज दैट इंडियाज कन्वेंशनल सुपीरियोरिटी एंड रीस्टोर द बैलेंस पावर इन द सबकॉन्टिनेंट। ठीक है, ना तो सिर्फ ये, ही ऑल्सो लेवरेज्ड द न्यूक्लियर इंप्यूनिटी टू इंस्टीट्यूशनलाइज अ स्ट्रेटजी क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म। ठीक है, दूसरा, वॉर्स बिटवीन ग्रेट पावर्स आर फार मोर कॉन्सिक्वेंशियल। ठीक है, जैसे कि नेपोलियन वॉज एट टर्न ऑफ द 19th सेंचुरी। ठीक है, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हो गया, जहां पे सेकेंड वर्ल्ड वॉर हो गया। इन लोगों ने पूरी की पूरी एक इंटरनेशनल सिस्टम को ही चेंज कर रखा था। ठीक है, नेपोलियन वाले वॉर में क्या हुआ? नेपोलियन अनलीस्ड क्या? द प्रोस्पेक्ट ऑफ रेडिकल इंटरनल ट्रांसफॉर्मेशन इन यूरोप। जब नेपोलियन हारे, नेपोलियन जब डिफीट हुए थे, ठीक है, सो यूरोप में एक पुराना जो उनका ऑर्डर था वो रीस्टोर हुआ, बट इट ऑल्सो प्रोड्यूसेस द कंसर्ट ऑफ यूरोप
that litigated local conflict and sustainable regional balance of power for a century. ओके, सो जरूरी नहीं कि हाँ किसी की जीत से ही चीजें ठीक हो सकती हैं, किसी की हार से भी किसी कंट्री की स्थिति सुधर सकती है। तो वही यूरोप में उस टाइम पे हुआ। ठीक है, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर सॉ द कोलैप्स ऑफ ऑटोमन एम्पायर, ठीक है, एंड द ऑस्ट्रो हंगरियन एम्पायर। ठीक है, इसकी वजह से क्या हुआ, एक नया यूरोप बना। नया यूरोप बना मतलब कि वो नेशनलिज्म को बूस्ट किया। ठीक है, इन द नॉन वेस्टर्न वर्ल्ड। नॉन वेस्टर्न वर्ल्ड्स को लगा जैसे कि उस टाइम पे, मैं उस टाइम पे बात बताता हूँ जब यूएस था। ठीक है, जब इसके बाद ही रेनेसा हुआ था उधर, उसके बाद फिर कुछ जैसे इंडिया में धीरे धीरे होने लगा था। ठीक है, फिर रशिया जो सोवियत यूनियन था वहाँ पे होने लगा था धीरे धीरे। ठीक है, सो दिस लेड टू अ नॉन वेस्टर्न वर्ल्ड, थोड़ा सा नेशनलिज्म, राष्ट्रवाद होने लगी थी इन लोगों के बीच में, कुछ कुछ कंट्रीज के बीच में। फिर उसके बाद क्या हुआ, सेकेंड वर्ल्ड वॉर सॉ द डिफीट ऑफ फेसिज्म। फेसिज्म का क्या कॉन्सेप्ट है, बेसिकली फेसिज्म एक बहुत ही सुपीरियर ऑटोक्रेटिक कहते हैं ना गवर्नमेंट है, और अथॉरिटेरियन गवर्नमेंट है, जो अपनी ओपोजिशन को बिल्कुल ही दबा देता है, बिल्कुल खत्म कर देता है। तो वैसे ही था उस टाइम पे यूएस और यूएसएसआर, जो कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद खत्म हुई ये चीजें। ठीक है, द डिमिन्यूएशन ऑफ यूरोप पावर मतलब कमजोर करना, हेल्प्ड एक्सेलरेट द डीकोलोनाइजेशन ऑफ ग्लोबल साउथ। ठीक है, तो जैसे जैसे यूरोप की पावर कम होती गई 19th सेंचुरी में, वैसे वैसे लोग वहाँ पे कॉलोनीज हटने लगी, चाहे इंडिया हो गया, पाकिस्तान हो गया, इधर श्रीलंका हो गया, और आपस में इधर अफगानिस्तान वाला रीजन हो गया, वहाँ से कॉलोनीज हटने लगी। ठीक है, तो कम्युनिज्म का डिफीट हुआ। ठीक है, आगे चल के फिर क्या हुआ, फिर वही चीज सोवियत यूनियन के विध्वंस का कारण बना, मतलब कि ब्रेक हो गया सोवियत यूनियन इनटू 15 पार्ट्स, और फिर देन सेट द स्टेज फॉर इकोनॉमिक ग्लोबलाइजेशन। ठीक है, तो 1992 के बाद फिर तो इकोनॉमी ही, जिसकी इकोनॉमी सबसे अच्छी वही है सुपर पावर। यही हुआ है यूएस के साथ। तो जो हमारा हिंदू का न्यूज़पेपर है आज का, उसमें से मैंने ये एक आर्टिकल निकाला है, ये क्लिप निकाली है कि टू बिगिन विद द ग्लोबल ऑर्डर हैज ब्रोकन डाउन एंड इवेंट्स इन यूक्रेन। ठीक है, एंड हैज एक्सपोज द यूनाइटेड नेशन एंड सिक्योरिटी काउंसिल फॉर देयर कंप्लीट इनइफेक्टिवनेस। क्योंकि यूएस बार बार ये कहता रहा है कि भाई हम तुम्हें सपोर्ट करेंगे, भाई हम तुम्हें हेल्प करेंगे। अभी तक यूक्रेन अकेले ही फाइट कर रहा है, ये आप जान लीजिए। ठीक है, कोई सैंक्शंस हो रशिया के ऊपर, वो रशिया को उससे उतना फर्क नहीं पड़ता। यूक्रेन अभी तक अकेले ही फाइट कर रहा है, ना नाटो गया है अभी, ना ही रशिया यूएस गया, और ना ही यूरोप अभी। ठीक है, ये वही चीज़ है जैसा मैंने आपको बताया, जैसे रशिया का जो यूक्रेन के लिए एक्शन है, ये वही चीज़ है जैसे कि इंटरनेशनल वर्ल्ड लेवल पे हम अगर देखें, जब यूएस ने इराक पे कब्जा करने की कोशिश की थी, जब इसराइल ने बॉम्ब किया था लेबनान को 2006 में, और वहीं पे जब सऊदी अरेबिया का एक अटैक था, कोलिशन अटैक था येमन पे 2015 पे। ठीक है, सो 5 चीज़ें हैं यहाँ पे जो जिसकी हम डिस्कशन करेंगे। ठीक है, वो 5 चीज़ें क्या हैं। फर्स्ट ये है कि फर्स्ट इज द न्यू डायनेमिज्म इन द ग्रेट पावर ट्रायंगल बिटवीन यूएस, रशिया एंड चाइना। ये आप देख रहे हो, ये मस्त फोटो लगी हुई है यहाँ पे इन लोगों की। सो यूएस, रशिया एंड चाइना, ये जब हम वर्ल्ड वॉर 3 की बात करेंगे तो एक मेजर, कहते हैं ना कि वर्ल्ड वॉर 3 का एक पूरा माहौल बन रहा है। सो दीज 3 कंट्रीज विल बी द मेजर कंट्रीज and the economies and the superpower who will play the major political role यहाँ पे। और ये लोग भाई परमानेंट चेयर सीट होल्डर्स हैं यूएनएससी के। ओके, सो बेसिकली क्या हुआ है कि जो बाइडेन साहब की पुतिन साहब से मुलाकात हुई थी थोड़े कुछ टाइम पहले, लास्ट ईयर, भाई की थोड़े से रिलेशन ठीक हो जाएं, लेकिन रशिया ने जो है वो अपनी पूरी की पूरी सिनर्जी जो है वो चाइना के साथ सेट कर रखी है। ठीक है, और वो इस प्लेटफॉर्म पे सेट हो चुका है कि यूएस और रशिया को, यूएस और यूरोप को वो हिट कर सके। ठीक है, सेंट्रल यूरोप को, और वो चाहता है कि यूक्रेन मॉस्को का प्रोटेक्टोरेट बने। मैंने इसके बारे में बहुत कुछ बताया था जब मैंने एक 26 जनवरी पे एक वीडियो निकाली थी कि डोमिनियन स्टेटस क्या होता है। ठीक है, सॉवरेन स्टेटस क्या होता है, प्रोटेक्टोरेट क्या होता है। ठीक है, प्रोटेक्टोरेट क्या होता है दोस्तों, ये आप मुझे कमेंट करके बताइएगा, ये इंपॉर्टेंट है।
क्या होता है प्रोटेक्टोरेट, और ये भी बताइएगा क्या भारत कभी प्रोटेक्टोरेट रहा है यूके का। ठीक है, तो जैसे जैसे ये क्राइसिस अनफोल्ड हो रहे हैं, वॉशिंगटन जो है वो चाइना के पास जा रहा है। क्यों? क्योंकि भाई वो रशिया से बात करने के लिए कि तुम रशिया को मना करो। लेकिन चाइना का क्या कहना है? चाइना का ये कहना है कि भाई हमारे तरफ से तो रॉक सॉलिड सपोर्ट है रशिया को, हमारे तरफ से कोई दिक्कत नहीं है, हम खुलेआम सपोर्ट कर रहे हैं। ठीक है, सो बेसिकली यूएस थोड़ा सा प्रेशर बना रहा है चाइना पे ताकि वो रशिया को थोड़ा सपोर्ट कर सके, थोड़ा सा मतलब उसको बोल सके कि भाई तुम इतना मत करो यूक्रेन को, लेट इट बी इंडिपेंडेंट एंड ऑल। सो अमेरिका की जो पोल पोजीशन है वो बहुत स्ट्रेटेजिक है। ठीक है, ये हमने पॉइंट नंबर 1 समझा। पॉइंट नंबर 2 इतना इंपॉर्टेंट नहीं था, इसलिए पॉइंट नंबर 3 पे मैं आता हूँ। न्यूज़पेपर की कटिंग ही है ये, कि तीसरी ये है कि भाई अमेरिका थोड़ा सा यूरोप से परेशान हो गया है। ठीक है, मतलब कि यूरोप बात नहीं मान रहा है अमेरिका की। क्यों? खासकर कि जर्मनी, क्योंकि जर्मनी को लगता है कि भाई जो सॉफ्ट पावर है, ठीक है, एक मर्केंटिलिज्म है। क्योंकि आपको पता है, क्योंकि जर्मनी और पूरे यूरोप की जो ऑयल से रिलेटेड, ठीक है, ऑयल वगैरह हो, नेचुरल गैस हो गए, कोल हो गए, वो रशिया से ही आता है। और यूरोप लगभग हर साल $110 बिलियन किसको देता है? मॉस्को को देता है फॉर दीज इंपोर्ट्स। ठीक है, सो ये एक मामला बनता है जहां पे जर्मनी को ध्यान देना पड़ेगा कि हम रशिया के ऊपर डिपेंड तो नहीं हो जाए। डिपेंड नहीं हो सकते, हम कोलैबोरेट करेंगे, हम पार्टनर्स रहेंगे। तो अमेरिका को एक डर सताया रहता है कि जर्मनी कहीं पे गेम ना खेल दे। ठीक है, सो यूरोप्स बिलीव दैट इट कैन एनरिच इटसेल्फ इनटू रशियन एंड चाइनीज मार्केट व्हाइल एक्सपेक्टिंग वॉशिंगटन टू डू ऑल द हैवी लिफ्टिंग एंड ऑल। ये यूरोप एक्सपेक्ट कर रहा है। ठीक है, उसके बाद चौथा हमने समझ लिया है। फोर्थ कि ईयू रशिया डिलेमा इज मोर विजिबल है, क्योंकि भाई ऑयल इंपोर्ट, नेचुरल गैस, वो पूरा डिपेंड है एक दूसरे पे। ठीक है, नॉर्थ पाइपलाइन जो है वो इसी से रिलेटेड है। ठीक है, और बेसिकली रशिया कैनॉट बूस्ट, आई मीन यूरोपियन यूनियन कैनॉट बूस्ट रशियाज रेवेन्यू। ठीक है, क्योंकि अब तो ये मुद्दा आ गया है कि अब यूएस थोड़ा सा यूरोपियन यूनियन को प्रेशर दे रहा है, तो वो और ज़्यादा डिपेंड नहीं होना चाहते। जब ज़्यादा डिपेंड नहीं होंगे तो ऑफ कोर्स वो ज़्यादा पैसा नहीं उनको देंगे। ठीक है, सो दिस इज हाउ इट हैज़ बीन। और इसीलिए जो ऑयल, गैस और कोल की इंपोर्ट है वो बाइडेन साहब मिडिल ईस्ट में जा रहे हैं ताकि उनको मिडिल ईस्ट हेल्प करे, ना कि रशिया हेल्प करे यूरोप को। वो मिडिल ईस्ट से चाहते हैं कि भाई जैसे वेनेजुएला का सऊदी अरेबिया हो गया, ईरान हो गया, ताकि वो गैप फिल कर सकें यूरोप की जो डिमांड है इतनी। ठीक है, मीनवाइल एशिया में क्या चल रहा है? जापान साथ में है यूएस के। ठीक है, लेकिन जापान को भी डर है। जापान अपनी पूरी मामला सेट करना चाहता था रशिया के साथ। ठीक है, उसकी जो इंपोर्ट एक्सपोर्ट्स थी। लेकिन जिस हिसाब से अगर हम कॉन्टिनेंट के बारे में देखें, मेरे पास मैप नहीं है, तो मैप में जापान बिल्कुल एक्सट्रीम राइट साइड है, राइट। सो जियोपॉलिटिकली थोड़ा सा कवर्ड है रशिया और चाइना से, लेकिन अभी भी वो सपोर्ट कर रहा है किसको? यूएस को। ठीक है, तो यहाँ पे एक पॉजिटिव एंगल देखने को मिलता है फ्रॉम जापान यहाँ पे। ठीक है, वाइल एशियन रिमेन्स टॉर्न बिटवीन यूएस एंड चाइना, मेनी इन द रीजन आर वेकिंग अप द डेंजर ऑफ बीइंग दैट बीजिंग राइज इज इरिवर्सिबल एंड दैट द वेस्टर्न डिक्लाइन इज टर्मिनल। ठीक है, सबसे बड़ी चैलेंजेस अब भारत के लिए। ठीक है, द मेजर कॉन्फ्लिक्ट अमॉन्ग्स द ग्रेटेस्ट पावर इन द 21st सेंचुरी हैज प्रेजेंटेड भारत इंडिया इनटू मल्टीपल चैलेंजेस। ठीक है, अभी भारत ने सिर्फ एब्सटेन किया है। ठीक है, ये शॉर्ट टर्म स्ट्रैटेजी के लिए अच्छी चीज हो सकती है, ठीक है, लेकिन एब्सटेन लॉन्ग टर्म के लिए थोड़ा दिक्कत, थोड़ा परेशानी हो सकता है। ठीक है, क्योंकि हम देख रहे हैं, हमने ये अभी जो स्टडी किया है वो यही किया है कि जितने भी वॉर्स हुए हैं, जितने भी ऐसे कॉन्फ्लिक्ट्स हुए हैं, उनकी जो रिपरकशंस हैं, कॉन्सिक्वेंसेज हैं, आगे चल के बहुत हैवी रहे हैं। डायरेक्ट इम्पैक्ट पड़ता है उसके नेबरिंग कंट्रीज पे। ठीक है, देयरफॉर यूक्रेन बार बार कहता आ रहा है भारत को कि भाई आप कुछ बोलिए, रशिया से आप कुछ बोलिए, लेकिन भारत अभी भी चुप्पी साधे है। देखिए क्या स्टेप लेती है हमारी इंडियन गवर्नमेंट और हमारी इंटरनेशनल पॉलिसीज के तहत लेती है या नहीं। ठीक है, सो दिस इज व्हाट ऑल अबाउट। एंड एक मेजर क्वेश्चन था इससे रिलेटेड, जो हमारे हिंदू का आर्टिकल था, उसमें डिफेंस सेक्टर से रिलेटेड मुद्दा आया है। क्यों? क्योंकि आत्मनिर्भर होना है हमें अपने डिफेंस सेक्टर में।
क्यों आत्मनिर्भर होना है? क्योंकि ये देखा गया है कि यूक्रेन जो है ये पूरे के पूरे वॉर में अकेला लड़ा है। अगर आपके पास अपनी सैन्य शक्ति, डिफेंस पावर, डिफेंस जो सेक्टर है स्ट्रांग रहेगा, तो आप आप मजबूत रहोगे, आपकी स्ट्रैटेजी मजबूत रहेगी, ठीक है, आपके बॉर्डर्स टाइट रहेंगे, कोई भी ऐसे ही नहीं इन्वेड करेगा आपको। तो हमारा जो भारत का डिफेंस सेक्टर है ये एट ए ग्लांस आप इमेज देख सकते हैं। इसी के बेस पे ये मेंस का एक क्वेश्चन है जो आपको आंसर करना है। तो आप ये आंसर करिए, कमेंट हमें करके बताइए, हमारे कम्युनिटी ग्रुप में पोस्ट करिए। और तीसरा ये है कि व्हाट आर द जियोपॉलिटिकल शिफ्ट एंड रीसेट केम पोस्ट फ्रेंच रेवोल्यूशन, पोस्ट वर्ल्ड वॉर टू, इंडिया के पार्टीशन के बाद। ये दोस्तों अगर ये वाले फैक्ट्स आपको पता चल गए ना, ऐसे ही पढ़ाई अच्छी होती है, ठीक है। ऐसे नहीं कि आप किताब खोल लियो कहानी पढ़ते रहे, ठीक। ऐसे देखो कि क्या ऐसी चीजें थी कि उस इंसिडेंट के बाद चेंज हुआ, ये देखना ज्यादा जरूरी है। जब ये आप देख लोगे तो क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में आपको चीजें सेट होती जाएंगी, ठीक है। सो वी हैव टू चेंज द वे ऑफ आवर स्टडी। थोड़ा सा हमें अपना तरीका बदलना है, लेकिन तेवर नहीं बदलना है, ठीक है। तो चलिए, उम्मीद है आपको आज का ओपेड एनालिसिस थोड़ा समझ में आया होगा। कमेंट करके मुझे बताइएगा हाँ ना, क्या क्या कैसा। और हम सब मिलते हैं आपसे कल के ओपेड एनालिसिस में। तब तक प्लीज डू नॉट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब एंड हिट द बेल आइकॉन टू गेट द डेली अपडेट। चलिए मिलते हैं कल। जय हिंद।